माननीय खासदार संजयजी देशमुख साहेब, रणजित देशमुख, अजयजी रेड्डी, बहादूर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रफुल्लजी मानकर, अशोक घाटकर आणि आमच्या सर्व मान्यवर उपस्थित मित्रमंडळींनो, मी जास्त वेळ घेणार नाही. 2 वाजता त्यांना इथून निघायचं आहे, म्हणून मी मागील अनेक वर्षापासून आता सहवासामध्ये आदरणीय देशाचे पहिले पंतप्रधान, ज्यांनी देशाचे पहिले रचनाकार म्हणतात, ते पंडित जवाहरलाल नेहरू त्यांच्या जयंती आहे आणि म्हणून त्यांच्या जयंतीनिमित्त आपण त्यांच्या प्रतिकृती आदर व्यक्त करून प्रचंड दयांचा कडकडाट करावा. देशाचे पहिले रचनाकार आणि म्हणून त्यांच्या आदर व्यक्त केल्याच्यानंतर मी आपल्यासमोर वारंवार येत असतो, बोलत असतो. इथला शेतकरी, इथला शेतमजूर, इथले युवक या सगळ्या लोकांच्या संदर्भात या प्रतिनिधी सरकारने किती अन्याय केला, अत्याचार केले, महिलांवर बलात्कार केले, शिक्षणावर तुम्हाला वंचित ठेवणार मी सगळ्या पार्श्वभूमीवर मी आपल्यासोबत बोलत आलेलो आहोतच. आणि म्हणून आजच्या वेळेला देखील न घेता मी आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद मागतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जी घटना आहे, जी संविधान आहे, ती सुरक्षित राहावं. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ अँड वर्शिप ही सगळी प्रजासत्ताक भारताची नैतिक मूल्ये कायम राहावी. यातला SC, ST, व्हिजिलिटी, OBC, मायनॉरिटी या सगळ्यांना जो जे माणशी तो त्याला प्राण जातं, ही सगळ्यांनी जरुरीची भूमिका माझ्या देशाला घेतली पाहिजे. म्हणून इथं 20 तारखेला काळजीपूर्वक मतदान करावं आणि माझ्यासारख्या सर्वसामान्य आदिवासी माणसाला या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये, सत्तेमध्ये संधी द्यावी. मी आपल्या सगळ्यांनी सभेमध्ये हजर राहील याची ग्वाही देतो आणि माझे दोन थांबवतो. जय भारत. या प्रभागाचे अधिकृत उमेदवार महाविकास आघाडी रायगाव मतदारसंघाचे आणि महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, ज्यांनी अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय शिक्षण क्षेत्रामध्ये घेतलेले होते, ते आपले सन्माननीय प्राध्यापक वसंतरावजी पुरके सर यांनी आपण सर्वांना विनंती केलेली आहे. येत्या 20 तारखेला हे मध्ये परिवर्तन आपण करावं आणि पुरके सरांच्या पारड्यामध्ये त्यांचं आपलं मतदानाचं वजन टाकावं. मी यानंतर विनंती करेल यवतमाळ वाशिम मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार सन्माननीय संजयजी देशमुख साहेब, टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतरावजी नाईक, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. आजच्या या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले देशातील युवा नेतृत्व डॉक्टर कन्हैया कुमारजी, ज्यांना महाविकास आघाडीची उमेदवारी या ठिकाणी मिळालेली आहे, असे उमेदवार माजी मंत्री प्राध्यापक वसंतरावजी पुरके सर, आपल्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रफुल्लजी मानकर, रमेश कुमारजी रेड्डी, श्रीनिवास बहादूरजी, किशोर भाऊ इंगळे, प्रवीण भाऊ देशमुख, या विभागाचे नेते आदरणीय अशोकरावजी घाटकर, प्रशांतजी वानखडे, ॲडव्होकेट गजानजी कडूकर, कृष्णा भाऊ कडू, कृष्णा भाऊ रंगारी, सुदाम भाऊ पवार, अरविंद बाळवणकरजी, वर्षाताई निकम, दिगंबरजी मेश्राम, गजानन भाऊ पांडे, प्रकाश चंद्र छाजेडजी, सौ सीमाताई तेलंग, मनमोहनजी भोयर, अतुल भाऊ देशमुख, सागर भाऊ धवने, आदरणीय भीमसिंग काका सोळंके, स्नेहलाताई रेचे, शोभाताई पारधी, श्रावणताई लेडे, या मंचकावर उपस्थित असलेले सर्व नेते मंडळी, वेगवेगळ्या गावावरून आलेले आमचे सर्व काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सर्व शेतकरी बांधव, या गावातील प्रतिष्ठित नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, आज या ठिकाणी कन्हैया कुमारजीचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना या ठिकाणी ऐकायचं आहे. अतिशय संघर्षामधून आपलं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणारे हे कन्हैया कुमारजी या देशामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले. त्यांच्या संघर्षाची कहाणी आपण जर पाहिली तर संघर्ष कसा असावा, तर संघर्ष हा कन्हैया कुमारजींनी आपल्या अस्तित्वाची लढाई, या देशामध्ये जे काही चाललेलं आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचं काम कन्हैया कुमारजींनी या ठिकाणी सातत्यानं केलं आणि त्याची नोंद या देशातील तमाम पक्षांनी तर घेतली, परंतु काँग्रेस पक्षाने घेतली
आणि त्यांना काँग्रेस पक्षाचा एक नेता म्हणून या ठिकाणी उदयास या ठिकाणी आलेले आहेत. मित्रो, आता ही विधानसभेची निवडणूक आहे. या विधानसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही आम्ही सर्व लोकांना या ठिकाणी माहिती आहे की जे भारतीय जनता पार्टीचं राज्य या देशामध्ये 2014 मध्ये अस्तित्वात आलं. 2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा पंतप्रधान या देशाचे पंतप्रधान झाले. काय परिस्थिती होती त्यावेळेस? काँग्रेसचं सरकार होतं. त्यावेळेस 2014 मध्ये 55 रुपये लिटर पेट्रोलचा भाव होता. आज 110 रुपये पेट्रोलचा भाव आहे. 2014 मध्ये 45 रुपये डिझेलचा भाव होता. आज 95 रुपये डिझेलचा भाव आहे. 2014 मध्ये 420 रुपयात गॅस मिळत होता. आज 1000 रुपये गॅसची किंमत झाली. आणि या ठिकाणी 2 वर्षापूर्वी 3 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असताना 10,000 रुपये क्विंटल आपण कापूस विकला. आज आपल्या कापसाला काय भाव आहे? 7,000 रुपये भावाला कोणी विचारायला तयार नाही. 3 वर्षापूर्वी आपण 6,000 रुपये क्विंटलला सोयाबीन विकलं. आज 4,000 सोयाबीन कोणी विकत घ्यायला तयार नाही. मग हे मोदीला समजत नाही का? या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला समजत नाही का? अरे आम्ही गरीब सामान्य शेतकरी दिवस रात्र शेतीमध्ये राहतो. आमच्या लहान मुलांना बाळांना त्या ठिकाणी शेतात जातो. एक एक कापसाचं बोंड आम्ही सोन्यासारखं वेचतो आणि त्या कापसाला साधा भाव देण्याची हिंमत या ठिकाणचं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार करत नाही. हे मोदी शेतकरी विरोधी आहे. हे भारतीय जनता पार्टीला या शेतकऱ्याचं काही घेणं देणं नाही. शेतमजुराचं काही घेणं देणं नाही. या ठिकाणी अदानी अंबानी उद्योगपत्यांना या ठिकाणी मोठं करण्याचं काम या ठिकाणी सातत्यानं लावलेलं आहे. अरे 6 सप्टेंबर 2023 चा एक GR काढलेला आहे. हा GR या राज्य सरकारने काढलेला आहे. काय म्हणते हा GR? आता याच्या पुढे कोणतीही नोकरी ही कंत्राटी पद्धतीने दिल्या जाईल. म्हणजे तुमचे आमचे गरीबाचे सामान्याचे शेतकऱ्याचे शेतमजुराचे पोरं कोणी पटवारी होत होता, कोणी बाबू होत होता, कोणी क्लार्क होत होता, ते आरक्षक ते सर्व या ठिकाणी बंद करण्याचं पापाचा GR 6 सप्टेंबर 2023 चा काढला. आणि त्या GR मध्ये आता असं म्हटलं गेलेलं आहे की आता ह्याच्या पुढे कोणती नोकरी ही फक्त 11 महिन्यावर त्या ठिकाणी नोकरी मिळेल. का पाप केलं आमच्या तरुण बेरोजगारांनी? या शासनानं नोकऱ्या सुद्धा बंद केल्या. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही. सर्वसामान्य जनता महागाईनं या ठिकाणी भरभटलेली आहे. 160 रुपये किलो तेलाच्या किमती या ठिकाणी झालेल्या. लिटर तेल मिळून आलं. सोयाबीनला भाव नाही. तरुण बेरोजगारांना काम नाही. तुम्ही उपोषणासाठी शेतकरी बसले तर शेतकऱ्यावर लाठी हल्ला करता, वारकऱ्यावर हल्ला करता. महिला उपोषणाला बसल्या की महिलावर हल्ला करता. तरुण बेरोजगार या ठिकाणी नोकऱ्यासाठी मोर्चे काढले तर त्यांच्यावर हल्ला करता. म्हणजे या देशात या राज्यात काय चाललेलं आहे? गरीबाचं सामान्याचं या ठिकाणी राहिलं की नाही राहिलं? अरे सरकार कोणासाठी असलं पाहिजे? सरकार हे गरीब सामान्य शेतकऱ्यासाठी मजुरासाठी असलं पाहिजे. परंतु भारतीय जनता पार्टीचे लोक या ठिकाणी अदानी अंबानी यांच्या पद्धतीनं या ठिकाणच्या मोठमोठ्या लोकांना या देशामध्ये तुम्हाला माहिती नाही 1% लोकांजवळ 40% संपत्ती आहे. 1% लोकांजवळ हे जे मोठे उद्योगपती आहे त्यांच्याजवळ 40% संपत्ती आहे आणि उरलेल्या 40% लोकांजवळ फक्त 3% संपत्ती आहे. हे जे गरीब वाढलेली आहे, गरीब आणि श्रीमंताची एक दिवस या ठिकाणी उद्रेक होणार आहे. आणि हा उद्रेक करण्यास कारणीभूत कोणी ठरल तर भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी या उद्रेकास कारणीभूत ठरणार आहे. ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीचे लोक या ठिकाणी काम करत आहे. कधी आपला या ठिकाणचा आमदार उईके कधी कापसाबद्दल बोलताना पाहिला? कधी सोयाबीनचा आवाज उठवताना पाहिला? कधी आपल्या तरुणांना रोजगार देण्याच्या संदर्भात कधी बोलताना आपण पाहिला? मग उईके साहेब तुम्हाला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे. कशासाठी निवडून दिलेला आहे? अरे तुम्ही आमच्या भागातले प्रश्न या ठिकाणी मांडणार नाही तर मग या ठिकाणी हे जे सरकार आहे कोणासाठी आहे? काय या भागातली परिस्थिती? या भागामध्ये बाबुळगाव तालुक्यामध्ये साधी MIDC या ठिकाणी नाही. मी आपल्याला सांगतो की आपल्या आशीर्वादानं आपल्या सहकार्यानं
आपल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मतदान रूपी संजय देशमुखला आशीर्वाद दिला आणि लोकसभेमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी पाठवलं। माझी आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती आहे, एक इंजिन तुम्ही लोकसभेत पाठवलं, हे पुरके नावाचं दुसरं इंजिन तुम्ही विधानसभेत पाठवा। हे दोन्ही इंजिन तुमच्यासाठी काम केल्याशिवाय राहणार नाही। साधी MIDC नाही, या ठिकाणी पांढर रस्त्याचा प्रश्न तसाच आहे। बेमळा प्रकल्पात रस्त्याचे मार्गी प्रश्न अजून लागले, कधी बेमळा प्रकल्पग्रस्ताच्या संदर्भात कधी मिटिंगा झाल्या? अरे आमची शेती गेली, आमचं सर्व काही गेलं। अरे दिग्रस असो दारवा असो, या भागामध्ये प्रचंड पैसे आमच्या धरणग्रस्त लोकांना त्या ठिकाणी आम्ही मिळवून दिले। आज बेमळ्याच्या परिस्थिती काय? आमच्या गरीब आणि सामान्य शेतकऱ्याच्या शेत्या गेल्या, परंतु तुटपुंजे पैसे त्या ठिकाणी या ठिकाणी सरकारने दिले, त्याच्या संदर्भात कधी आवाज या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित झाला नाही। या तालुक्यात लाईनचा प्रश्न आहे, 220 केव्हीचं जे काही सेंटर केंद्र होतं ते कुठेतरी त्या भागात दारव्याच्या जवळ घेऊन गेले। मी त्यावेळेस MSCBच्या AC ला बोललो की हे केंद्र का नेलं? आता बाबुळगाव तालुक्याच्या लोकांना लाईन मिळत नाही, त्या लोकांना विहिरीचं सिंचन करायची सोय त्या ठिकाणी नाही, आणि हे केंद्र तिथं नेण्याचं कारण काय? तर या ठिकाणी या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचं काही लक्ष नाही। अरे तुम्हाला विखे साहेब एवढी काळजी असती तर या बाबुळगाव तालुक्यात लाईनची तरी साधी व्यवस्था तुम्ही त्या ठिकाणी केली असती। तुम्हाला शेतकऱ्याच्या शेतमजुराच्या संदर्भात काही पडलेला नाही। मी या मंचावरून तुम्हाला शाश्वती देतो की या 2-3 महिन्याच्या आत हे 220 केव्हीचं केंद्र बाबुळगाव तालुक्यात संजय देशमुख केल्याशिवाय राहणार नाही। मित्र, डीपी जळाली तर 15-15 दिवस आपल्या लोकांना डीपी मिळत नाही। त्या डीपी साठी आमचे शेतकरी त्या ठिकाणी हेलपाटे मारत राहतात, परंतु साधी डीपी देत असताना अनेक त्रास आमच्या शेतकरी बांधवांना या ठिकाणी होत आहे। हे सुद्धा तुम्ही आम्ही सर्वसामान्य लोकांना या ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे। पीक विम्याच्या संदर्भात हाच प्रश्न आहे, खर्डीच्या संदर्भात तसाच प्रश्न आहे। पीक विम्याच्या बाबतीत या ठिकाणी मागच्या वर्षीचं जे काही पीक विमा कंपनीचं ऑडिट झालं, अदानी आणि अंबानीच्या कंपनीला 5000 कोटीचा फायदा त्या ठिकाणी झालेला आहे। मित्र, जे पीक विमा आमच्या शेतकऱ्यासाठी या ठिकाणी निर्माण करण्याचं काम केलं, परंतु पीक विम्याचे पैसे या ठिकाणी मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होत आहे, परंतु आमच्या गरीब सामान्य शेतकऱ्याला या ठिकाणी पीक विमा कंपनीचं काम सुद्धा या ठिकाणी होत नाही। मित्र, आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था काही राहिली नाही। भारतीय जनता पार्टीचा आमदार दिवसा डवळ्या घोड्या त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन मध्ये मारून आला। प्रचंड खून आपल्या यवतमाळ शहरामध्ये तुम्ही आम्ही डोळ्यानं पाहिलेला आहे। या ठिकाणी गुंडागर्दीचं राज्य या ठिकाणी सातत्यानं चालू आहे, कोणत्याही प्रकारे या ठिकाणी अंकुश राहिलेला नाही। एक वेगळ्या प्रकारचं चित्र या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेलं आहे। मी मित्र हो, 400 के पार नारा देणारे लोक या ठिकाणी लोकसभेमध्ये लोकांनी त्यांची हवा काढलेली आहे। आता उरली सुरली जे हवा आहे ते या विधानसभेत तुम्ही काढा, अशा प्रकारची विनंती आपल्या सर्वसामान्य जनतेला करतो। आपल्याला कन्हैया कुमारजीचं या ठिकाणी भाषण ऐकायचं आहे। तुम्ही आम्ही सर्वजण या ठिकाणी वसंतरावजी पुरके साहेबांच्या पंजा या निशाणी समोरचं बटन दाबा, प्रचंड मताने या ठिकाणी निवडून द्या, अशा प्रकारची विनंती आपल्याला करतो। आणि आपल्याला काळजी करण्याचं कारण नाही, निश्चितपणे आपलं सरकार येणार आहे आणि सरकार आल्यानंतर या भागातले जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न आम्ही स्वतः जातीने लक्ष देऊन आम्ही सोडवल्याशिवाय राहणार नाही, अशी खात्री देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सन्माननीय खासदार संजयजी देशमुख साहेब। यानंतर नुकतेच या ठिकाणी पोहोचलेले या प्रभागाचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय भीमसिंग बाबू सोळंकी, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे आम आदमी पार्टीचे तालुकाध्यक्ष राळेगाव डॉक्टर नितीन राठोड, राजूभाऊ तेलंग अध्यक्ष तालुका काँग्रेस राळेगाव, या सर्वांचं मी शब्दसुमनाने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। आणि तुम्ही आम्ही मगापासून ज्या क्षणाची वाट बघत होता तो क्षण आलेला आहे। ज्यांच्या कॉलेजचं नाव माहिती आहे, JNU दिल्ली, त्यांच्यासोबत शिकलेले वर्गमित्र लोकांना ठाऊक आहे, आणि ज्यांची डिग्री खरी आहे, टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण निमंत्रित करूया डॉक्टर कन्हैया कुमार। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, रालेगांव बाबुलगांव विदर्भ की इस महान भूमि के सभी आदरणीय बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों,
नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहनों, दुकानदारी करके, खेती किसानी करके, बिजनेस करके, नौकरी करके, मेहनत करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले इस इलाके के तमाम बाशिंदों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपको जय भीम कहता हूं। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि संतों, महात्माओं, समाज सुधारकों, वीरों वीरांगनाओं की भूमि विदर्भ में जब आज हम कांग्रेस पक्ष की तरफ से महाविकास अघाड़ी का चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, तो विदर्भ की इस भूमि में जब आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं तो एक बड़ा गजब का संयोग हुआ है। आज 14 नवंबर है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता, आज उसका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। और विदर्भ में जब हम उनको याद कर रहे हैं, अभी हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर जब माल्यार्पण कर रहे थे तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि बड़ा शानदार संयोग है। विदर्भ में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं और विदर्भ देश का वो इलाका है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और हमेशा कांग्रेस विदर्भ के साथ रहेगी। कहते हैं कई संकट इस पार्टी को आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हमने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, देश को आज़ादी दिलाई, आधुनिक भारत का निर्माण किया, डैम बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, एम्स बनाए, IIT बनाई, चांद पर जाने की कोशिश की, उसको सफल किया, परमाणु बम बनाया, कलम से लेकर के जहाज तक तमाम चीजें हमारे देश में बननी शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है और जब ये कहा जाने लगा कांग्रेस मुक्त भारत, यह जो अहंकार था, सत्ता का अहंकार, कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसका इस देश के इतिहास से नाम नहीं मिटाया जा सकता है, इस देश के निर्माण में एक अद्वितीय योगदान देने वाली पार्टी, उसके बारे में अभी जुमा 4 दिन आए हुए सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकार में कहना शुरू किए कांग्रेस मुक्त भारत। तब विदर्भ के लोगों ने कहा कांग्रेस हमारी थी, कांग्रेस हमारी है और कांग्रेस हमारी रहेगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई सीट हम लोग जीत नहीं पाए थे, फिर भी विदर्भ में कांग्रेस का दीपक जल रहा था। चंद्रपुर की सीट हम लोग जीते थे और अभी आदरणीय खासदार साहब यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा भला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन दिल की बात मैं समझ लेता हूं, क्योंकि दिल की जुबान बिल्कुल साफ होती है, वो एक होता है, मोहब्बत की बात बिल्कुल सीधी होती है। वो कह रहे थे कि 400 पार का जो इनका नारा है उसको विदर्भ के लोगों ने हवा उड़ा दिया और जो रही कसर है जो खासदार चुनाव में हुआ, वो रही सही कसर जो है इस बार आमदार के चुनाव में पूरा कर दिया जाए। बराबर बोला ना मैं? जब पूरे देश में भाजपा का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा था और खुलेआम भाजपा के नेता कह रहे थे कि अब की बार 400 पार और 400 पार लाएंगे, संविधान बदलेंगे, और दिल्ली में, देश की राजधानी में, दिन दहाड़े कानून व्यवस्था की नजरों के सामने इस देश के संविधान की कॉपियां जलाई जा रही थी। जिस संविधान का हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान ने हमको ताकत दी, जिस संविधान ने इस देश के गरीबों को मुंह में जुबान दिया, जिस संविधान से हम बराबर कुर्सी लगा करके लोगों के सामने बैठना सीखे, अगर संविधान की ये ताकत नहीं होती
हर इंसान का वोट अगर बराबर नहीं होता, महलों में रहने वालों का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वालों का भी वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक और टूटी साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक। अगर ये वोट की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है ये राजे राजवाड़े हाथ जोड़ करके चुनाव में हमारे सामने आकर के खड़े होते? ये हमारी गंदी गलियों में घुसते? ये हमारे बुजुर्गों को पांव छूते? ये हमारी महिलाओं को कुर्सी देते? ये संभव नहीं हो पाता। ये संभव हुआ है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से। इसलिए जब उस संविधान को खुलेआम दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पे जलाया जा रहा था, तब महाराष्ट्र के लोगों ने मन में ठान लिया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि, दीक्षा भूमि जहां मौजूद हो जिस विदर्भ में, वहां के लोगों ने ठान लिया था कि भाजपा के अहंकार को चूर चूर करेंगे और संविधान की तरफ नजर उठाने वालों को परास्त करेंगे, उनको हराएंगे। संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी टला नहीं है, संकट और ज्यादा गंभीर हो गया है। संकट गंभीर इसलिए हो गया है कि हम एक अजीब तरह की चुनौती से घिर चुके हैं, और चुनौती यह है कि तमाम जो बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मान सम्मान पे चोट किया, महाराष्ट्र के लोगों के वोट के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र के लोगों की पार्टियों को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, कांग्रेस के कई नेताओं को डरा के, धमका के या लालच में अपनी पार्टी में शामिल कराया। मैं तो कहता हूं भाजपा पार्टी नहीं है, हाजमोला की गोली है। घूस खाइए, भ्रष्टाचार पचाइए, भाजपा में जाइए, भ्रष्टाचार पचाइए। ये पार्टी नहीं, हाजमा की गोली बन गई है। सिंपल सा एक सवाल है, कोई चोर है तो चोर है, जब तक भाजपा में नहीं है तब तक चोर है, तब तक जो है पुलिस जाकर के उसको पकड़ती है। क्या सिपाही जी? जो ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सैल्यूट ठोकने लगती है। अगर चोर है तो चोर है, ईडी तब भी कार्रवाई करे जब वो भाजपा में नहीं है, ईडी तब भी कार्रवाई करे जब वो भाजपा में शामिल हो गया है। ऐसा कैसे होता है? जिसको चोर कहते हैं उसको ही ताज पहना करके अपने बगल में बिठा लेते हैं। ये जो मुंबई में हुआ या जो महाराष्ट्र में हुआ, जिसके बारे में अजीत पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि महाराष्ट्र के सरकार बनाने और गिराने को लेकर के एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में गौतम अदानी बैठे हुए थे। बताइए, गुजरात के एक व्यापारी की इतनी हिम्मत कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फैसला करे? सोच के बताइए। ये वो धरती है, वो मिट्टी है जहां पर राज संत तुकरेजी महाराज पैदा हुए। ये वो मिट्टी है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, साहूजी महाराज पैदा हुए, संभाजी महाराज पैदा हुए, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले पैदा हुई, सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे का जन्म हुआ। अन्ना भाऊ साठे की मूर्ति रूस में लगा हुआ है। महाराष्ट्र के एक से एक विभूतियों ने इस देश में अपना नाम रोशन किया, और जब जब देश के ऊपर कोई संकट हो, जब जब अंधियारा घिरा हो, तो महाराष्ट्र के लोगों ने रोशनी जलाने का काम किया है, मशाल जलाने का काम किया है, अंधेरे को मिटा करके रोशनी को फैलाने का काम किया है। उस महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला दिल्ली में हो रहा था, जिस मीटिंग में गौतम अदानी बैठे हुए थे। मेरा एक सीधा सवाल है, खासदार साहब, अगर फडणवीस जी को डिप्टी सीएम बनना था तो उद्धव साहब ने तो उनको डिप्टी सीएम बना लिया था। अगर उनको शिंदे जी के अंडर डिप्टी सीएम बनना मंजूर है, तो फिर उद्धव जी के अंदर डिप्टी सीएम बनना क्यों नहीं मंजूर था? शिवसेना को क्यों तोड़ा? जरा सोच के बताइए। ये गहरी साजिश समझिए। शिवसेना को इसलिए तोड़ा कि उनको एक कठपुतली चाहिए था, एक ऐसा कठपुतली जिसके नजरों के सामने महाराष्ट्र की संपत्ति लूटी जाए, धारावी लूटा जाए, साइन कोलीवाड़ा लूटा जाए, मुंबई लूटा जाए, नागपुर लूटा जाए, पुणे लूटा जाए, नवी मुंबई लूटे जाए, थाने लूटा जाए, लेकिन उस पर वो एक शब्द नहीं बोले। मैं कहता हूं शिंदे साहब, आपने चीफ मिनिस्टर का शपथ नहीं लिया है।
अगर आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए होते इस देश के संविधान पे हाथ रख करके, डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा लिखे गए दस्तावेज के ऊपर हाथ रख करके, तो आज आप अदानी की चौकीदारी नहीं कर रहे होते। आप सीएम नहीं है, गुजरात के व्यापारी के चौकीदार हैं, इस बात को याद रखिएगा। जिसकी नजर यहाँ के पोर्ट पर है, जिसकी नजर यहाँ के एयरपोर्ट पर है, जिसकी नजर यहाँ के खेतों पर है, खलिहानों पर है, खदानों पर है, बिजली के कारखानों पर है, वो चाहता है कि यहाँ की संपत्ति लूट करके, यहाँ की तिजोरी खाली करके अपनी तिजोरी को भर लिया जाए। और मैं कहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पक्ष का कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिवसेना का कार्यकर्ता हो, चाहे वो राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो आरपीआई का कार्यकर्ता हो, अगर उसके रगों में महाराष्ट्र का खून है तो महाराष्ट्र का कोई माई का लाल ये होने नहीं देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव सिर्फ एक आमदार को चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव उस अपमान का बदला लेने का चुनाव है, उन गद्दारों को सबक सिखाने का चुनाव है जिन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के साथ गद्दारी की है। क्या बात है भाई साहब, कैसे बेईमानों और नक्कालों से पाला पड़ा है। हम जब किताब खरीदने के लिए जाते थे तो दुकानदार कहता था किताब के पीछे लिखा हुआ है होलोग्राम देख करके सामान खरीदें। हम लोग होलोग्राम देखते थे और किताब खरीदते थे। कैसे बेईमानों से पाला पड़ा है कि शिवसेना का होलोग्राम ही बदल दिया है, राष्ट्रवादी का होलोग्राम ही बदल दिया है, चुनाव चिन्ह तक इनसे छीन लिया है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों को मन में ठान लेना चाहिए, और महाराष्ट्र के लोगों ने मन में ठान लिया है कि जिसने हमारी पार्टी तोड़ी, जिसने महाराष्ट्र को अपमानित किया, पूरी दुनिया में आमदारों ने खुद को 50 करोड़ 100 करोड़ में बेच करके महाराष्ट्र के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, उसको जवाब देने का वक्त है, उसको जवाब देना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज के हालत में, मैं सुन रहा था खासदार साहब ने, फिर मुझे जितनी मराठी आती है उतनी में मुझे समझ में आया कि कपास 60,000 रुपए का मिल रहा था, अभी 4,000 का बिक रहा है। 7,000 का बिक रहा है, 10,000 का बिक रहा था, 3,000 टका का नुकसान। सोयाबीन 4,000 टका का बिक रहा था, अभी 3,000 टके का बिक रहा है, 2700 का बिक रहा है। धान 3,000 टके का बिक रहा था, अभी 2200 का बिक रहा है। किसान जब अपना फसल बेचने के लिए जाता है तब उसको दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बच्चों के लिए कॉपी खरीदने के लिए जाए, अपने ट्रैक्टर में जब तेल भरवाने के लिए जाए, अपने बच्चों के लिए दवाई खरीदने के लिए जाए, शिक्षा खरीदने के लिए जाए, हमारे कपास का दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन कपड़ा लगातार महंगा होता जा रहा है। गेहूं का दाम नहीं मिल रहा, धान का दाम नहीं मिल रहा, लेकिन उससे पैदा होने वाली चीजें महंगी होती जा रही है। हम जो पैदा करते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, उनको उनके चीजों का दाम नहीं मिलता, और जो अंतिम उपभोक्ता के तौर पे हम चीजों को खरीदने के लिए जाते हैं तो हर चीज में हमसे टैक्स वसूलते हैं। 2 दूनी रात चौगुनी महंगी चीजें जो हमको खरीदना पड़ता है। आप सोच करके बताइए क्या गजब का खेल खेला गया है कि किसान को उनके कपास का दाम नहीं मिल रहा, उनके सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा, धान का दाम नहीं मिल रहा, गेहूं का दाम नहीं मिल रहा, सब्जी का दाम नहीं मिल रहा, टमाटर का दाम नहीं मिल रहा। लेकिन वही किसान जब ग्राहक बन करके बाजार जाए, चश्मा खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, टोपी खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तेल भरवाने के लिए, तो उसको हर चीज महंगी मिल रही है। आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पहले सिलेंडर कितने का मिला करता था? 450। अब कितने का मिल रहा है? पहले दाल कितने का मिलता था? 50 टके का। अब कितने का मिल रहा है? 200 टके का। पहले तेल कितने का मिल रहा था? 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है, और हमने अपने घर में बैठ करके आंकड़ा नहीं बनाया है, सरकार का आंकड़ा है, ये सरकार कहती है, भाजपा की सरकार का आंकड़ा है कि 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में हमारे देश के नौजवानों के लिए है। किसान परेशान, नौजवान परेशान। हर एक घंटे में कोई ना कोई किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा होता है। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं, 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं। यहां पर इन्होंने हमारे देश को पहुंचा दिया है।
और जब मौका मिलता है तब कांग्रेस को गाली देते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर झूठा इतिहास परोसने का काम करते हैं। हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम आधुनिक मंदिर हैं। डैम होने की वजह से हम बिजली भी पैदा कर रहे थे और उसी डैम के पानी से किसान अपना खेती कर रहा था, सिंचाई के साधन पूरे कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के बड़े बड़े व्यापारियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? अगर आप देश की प्रगति करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, हम खाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जाता है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमारी सिर्फ नाक लंबी हो जाती है। ये कौन सी नीति पर देश को चला रहे हैं? कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है। मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? जरा मुझे इसका हिसाब दे दीजिए। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है लेकिन देशवासी नहीं मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के कुछ दोस्त मजबूत हो रहे हैं। देश जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश की प्रगति नहीं होगी और देश की मजबूती देशवासियों की मजबूती पर निर्भर करता है। आप मुझे बताइए कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना चाहता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर होना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं होना चाहता है। खाता सबको ही है। सचिन तेंदुलकर भी खाना खाते हैं, अमिताभ बच्चन भी खाना खाते हैं, मोदी जी भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं। और हमारे आपके प्लेट में खाना पहुंचाता कौन है? इस देश का अन्नदाता 41 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में खेतों को खोद करके बंजर जमीन पर जो है फसल उगा करके हमारे थालियों में दाना पहुंचाता है। लेकिन वो अन्नदाता, उसके बच्चे जो हैं वो अन्नदाता नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? इसलिए अन्नदाता के बच्चे अन्नदाता नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से महाजनों के घूस के शिकार होकर के, सूद के शिकार होकर के एक किसान जो दिन रात मेहनत करता है अपनी ही खेत की सूखी हुई पेड़ पर लटक करके अपना जान देने के लिए विवश है। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं विदर्भ के लोगों से यह कहता हूं कि पूरा देश आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। जब जब इस देश को जरूरत हुई है, आपने इस देश को एक रास्ता दिखाया है। इस बार फिर से पूरा देश इस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है कि जिन्होंने आपके साथ बेईमानी की है, जिन्होंने आपके फसल का दाम आपसे छीना है, मजदूरों से उनका कीमान वेतन छीना है, महिलाओं की सुरक्षा छीनी है और इस महाराष्ट्र के बहुमत के साथ गद्दारी करके महाराष्ट्र के इतिहास को और परंपरा को कलंकित करने का काम किया है, उस गद्दार को आप जवाब कैसे देंगे? 23 तारीख को पूरा देश ये देखना चाहता है। देश ये देखना चाहता है कि जिस महाराष्ट्र में एक कहावत कही जाती है, मुलगी सिखली प्रगति झाली। ठीक बोले ना? यही कही जाती है ना। जिस महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पैदा हुई और वो अक्सर जो है उनके बारे में एक कहानी हम लोगों को स्कूल में सुनाया जाता है कि वो पहली महिला शिक्षिका हैं इस देश के इतिहास की। और वो जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो कुछ जो तथाकथित खुद को ऊंचा समझने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे और वो अपने बैग में, अपने झोले में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी। स्कूल जाएंगे, जो साड़ी गंदा हुआ उसको बदल करके नई साड़ी पहन करके फिर भी बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये उनकी जिद थी। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो कल्पना चावला भी नहीं पैदा हो पाती, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाता। आप वहां के वासी हैं जो इस देश को रास्ता दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, जहां कहते हैं मुलगी सिखली प्रगति झाली, वहां आज हमारी मुलगी के साथ क्या हो रहा है? आप महाराष्ट्र के किसी भी इलाके का घटना जो है उठा करके देख लीजिए, आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, आए दिन। और अभी जो है आमदार साहब ने आपको बताया, खासदार साहब ने आपको बताया कि किस तरीके से यवतमाल में गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया गया है, खून खराबा किया जा रहा है, लगातार जो है आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। मैं कहता हूं ये महाराष्ट्र के पहचान के लिए अच्छी बात नहीं है। वो महाराष्ट्र
जिसको नव जागरण की भूमि कहा जाता है, जन जागरण की भूमि कहा जाता है, वहां अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए कहता हूं, किसानों को अपने फसल के दाम के लिए, मजदूरों को अपने कीमान वेतन के लिए और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए इस बार महाराष्ट्र में परिवर्तन करना चाहिए। और ये लोग जिसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कान पकड़ करके गद्दी से नीचे उतारना चाहिए, उनके अहंकार को उनकी जमीन पर लाने की जरूरत है। ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजी रोजगार का सवाल हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, किसानों को उनके फसल का सवाल हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी का सवाल हो, चाहे प्रगति और विकास का सवाल हो, उस सवाल पर बात हो, ये जरूरी है। और सियासत का मतलब बंटवारा नहीं होता है, सियासत का मतलब नफरत नहीं होता है, सियासत का मतलब इंसान को इंसान से बांटना नहीं होता है। एक बात सोच करके बताइए, अभी कोरोना महामारी हुई थी, हम सब ने अपनों को खोया है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके यहाँ कोरोना के मरीज नहीं हुए, कोई ऐसे लोग नहीं है जिसके रिश्तेदारों की जान नहीं गई। दर दर ठोकर खा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अस्पताल में बेड के लिए। एक बात सोच करके बताइए, कोरोना तो सबको हो रहा था ना, कोरोना ब्राह्मण को भी हो रहा था, मराठा को भी हो रहा था, दलित को भी हो रहा था, ओबीसी को भी हो रहा था, बंजारा को भी हो रहा था, आदिवासी को भी हो रहा था। एक बात सोच करके बताइए कि बंटवारा किया क्यों जा रहा है? ये बंटवारा इसलिए धर्म के नाम पर किया जाता है ताकि लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उससे उनको गुमराह किया जा सके। मैं कहता हूं, क्या इंसान से डेंगू के मच्छर ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं? कि डेंगू का मच्छर अगर टीका वाले को भी काटता है तो डेंगू ही होता है, और टोपी वाले को भी काटता है तो डेंगू ही होता है। क्या मच्छर डेंगू के इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो सवाल हैं, उसको किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और जब हम लोगों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं तो हमारे ऊपर बंटवारा का आरोप लगाते हैं। भाजपा इस बात के सवाल का जवाब दे कि एससी समुदाय में वर्गीकरण की व्यवस्था कौन लेकर के आया है। भाजपा इस सवाल का जवाब दे कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी ओबीसी है उसका गिनती करने में क्या दिक्कत है। यहां पर माताएं बैठी हुई हैं, एक बात बताइए, घर में जो खाना बनता है तो 4 लोग का खाना बनाना हो, घर में 4 लोग हो तो 4 लोगों का खाना बनाते हैं। 2 लोग अगर रिश्तेदारी में चला जाए तो फिर 2 लोगों का खाना बनाते हैं। और घर में अगर कोई नहीं हो तो खाना नहीं बनाते हैं। अगर हमको कोई योजना बनानी है इस देश के लिए तो गिनती करने में क्या दिक्कत है? हम तो गिनती करने की ही बात कर रहे हैं ना। गिन के देख लीजिए, जितने लोग होंगे, जिस समुदाय के होंगे, समाज के जिस पायदान पर होंगे, जो जहां पर होगा उसके लिए वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे किसी को सर में दर्द कर रहा है तो पेट दर्द का दवाई नहीं देंगे ना, किसी को पेट में दर्द कर रहा है तो उसको सर दर्द की दवाई नहीं देंगे। गिनती हो जाएगी, पता चल जाएगा किसके पास कितनी धन संपत्ति है, किसके पास कितनी सरकारी नौकरी है, किसके पास खुशहाली पहुंची है, किसके पास खुशहाली नहीं पहुंची है। देश की प्रगति के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने ही तो कहा था ना, सबका साथ सबका विकास। तो आप जब कहें सबका साथ सबका विकास तो ये अच्छी बात है, और हम जब कहें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो ये गलत बात है। इस बात को आप छुपाते क्यों हैं? इस बात को आप छुपाते इसलिए हैं कि खासदार साहब ने एक बात कही कि 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। यही कहा ना आपने, 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, और 40% लोगों के पास जो 1% की भी संपत्ति नहीं है। गिनती अगर हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना कि इस देश की संपत्ति पर नाक की तरह कुंडली मार करके कौन बैठा हुआ है। इसीलिए ये हमारे ऊपर बंटवारे का आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं ओबीसी समाज समुदाय को भाजपा का एक नेता यही बनी में गाली दे रहा था ना, वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा था ना। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलते हैं। और गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम किसी के खिलाफ किसी को कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी सन्मति की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में सभी जाति सभी समुदाय के लोगों का विकास हो,
और सभी धर्मावलंबियों का विकास हो, क्योंकि यह देश सबका है, यह देश सबका था, यह देश सबका रहेगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, महाविकास अघाड़ी रहेगा, तो हम जो नारा लगाते आए हैं उस नारे पे हम कायम रहेंगे। भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इस देश की एकता को बरकरार रखेंगे। और इसी एकता और एकजुटता से आज पूरा का पूरा इंडिया अलायंस महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रहा है। और मुझे पूरा यकीन है, ये यकीन मैं गलत तो नहीं रख रहा हूं, परिवर्तन का यकीन हमको करना चाहिए ना। तो हमारे साथ एक नारा लगाइए, वारे पंजाब, वारे पंजाब, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या, क्रांती ज्योती ज्योतिबा फुलेंच्या। इस नारे के साथ, इस जोश के साथ कि इस बार महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा, और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन होगा तो जो हमारी 5 गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी, राहुल जी की गारंटी, उद्धव साहब की गारंटी, शरद पवार साहब की गारंटी, पूरी की पूरी इंडिया अलायंस की जो गारंटी है, उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। कहते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह जो 5 गारंटी है, उस 5 गारंटी को हम लागू करेंगे। और वो 5 गारंटी ये है कि हम सब अपनी मां के कोख से पैदा हुए हैं। अगर नारी नहीं हो तो हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम लोग तो बायोलॉजिकल हैं भाई, सब लोग अपने अपने मां के पेट से ही पैदा हुए हैं ना। प्रधानमंत्री का नहीं पता, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री जी जाने, हम लोग तो जो है अपनी माता जी को जानते हैं। एक पत्रकार आई और हमको कहती है, ये एक है तो सेफ है पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले मैडम थोड़ा पहले तो आप स्थिर हो जाइए और ये बताइए कि आपकी शादी हुई है। तो मैडम ने कहा हुई है। तो हम बोले क्या कर रहे हैं, निकलिए जल्दी से, एक है तो सेफ है, कहां जोरा में घूम रहे हैं, एक है तो सेफ है। कहना क्या चाहते हैं? हम उस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां ईश्वर का नाम भी अकेले नहीं लिया जाता है। सिया राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ बैल भी जोड़े में होता है, हीरा और मोती। आप भी तो जोड़े में घूम रहे हैं, रंगा और बिल्ला। आप भी तो पिछले 10 साल तक कर रहे थे, हम दो हमारे दो, A1 A2। अब क्या उसमें से A1 को छोड़ दिया है क्या? अब सिर्फ A2 ही रहेगा, अदानी नाम केवलम। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं कि हमारी एकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अनेकता को अपनी एकता में समेट करके चलते हैं। यह देश जितना उत्तर का है उतना ही पूरब का है, उतना ही पश्चिम का है, उतना ही दक्षिण का है। यह देश जितना टोपी लगाने वालों का है उतना ही टीका लगाने वालों का है। यह देश जितना पगड़ी पहनने वालों का है उतना ही चर्च जाने वालों का भी है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इस देश के क्रिकेट टीम को उठा करके देखिए, सभी जाति समुदाय के लोग उस क्रिकेट टीम में एक साथ खेलते हैं। कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है। और जब हम एकजुट होकर के अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो जीत हमारी होती है, जीत सुनिश्चित होती है। समाज और देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि जो हमारी आधी आबादी है उस आधी आबादी को बराबर का सम्मान दिया जाए। इसीलिए जो हमारी 5 गारंटी है, उस 5 गारंटी में पहली गारंटी ये है कि हम महिलाओं के खाते में 3000 रुपया प्रति महीना पहुंचाने का काम करेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं उसको 50% कंसेशन दिया गया है, उस 50% महिला को हम 100% कंसेशन देना चाहते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट में महाराष्ट्र के किसी इलाके में जाएं, उनको कोई किराया नहीं देना होगा। किसी भी परिवार में, जब सब लोग जानते हैं कि 2 चीज में हम बर्बाद होते हैं, पढ़ाई में और इलाज में।
पढ़ाई केजी से पीजी तक कांग्रेस पार्टी ने फ्री किया था। अब इलाज की बारी है। हम कहते हैं अब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाइए। 5 गारंटी में से एक गारंटी यह है कि हम 25 लाख तक का बीमा करेंगे, स्वास्थ्य बीमा करेंगे, ताकि कोई बीमार जो है उसको अपनी जान नहीं गंवाई पड़े दवाइयों के बिना। और हमारी गारंटी है कि अगर इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो हम इस देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अन्नदाताओं का कर्जा माफ करेंगे। जो हमने जिनका नमक खाया है उनको हम फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए नहीं देंगे। महाविकास अघाड़ी का निर्माण महाराष्ट्र बचाने के लिए हुआ है, गद्दारों को जवाब देने के लिए हुआ है। और हमारी प्रगति का मतलब यह है कि अगर आमदार और खासदार को पेंशन मिलता है तो जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। विकास का मतलब सिर्फ अपनी नाक लंबी कर लेना नहीं होता है। विकास का मतलब समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा इंसान है उस तक प्रगति पहुंचाना विकास का मतलब होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुहिम में, इस लड़ाई में विदर्भ हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, इस बार भी महाविकास अघाड़ी के साथ रहेगी। और विदर्भ से जो परिवर्तन की आवाज उठेगी, इसकी बुलंद आवाज पूरे महाराष्ट्र में परिवर्तन लेकर आएगा। और महाराष्ट्र की परिवर्तन की आवाज इस देश में परिवर्तन की अगुवाई करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का जो आज हमें यहां आने का मौका दिया, इतनी शांति प्रिय तरीके से हमारी बात को सुना, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। हम सब लोग एकजुट रहेंगे। हमारे साथ नारा लगाइए, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।